हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और इस वीडियो में देखेंगे जो फिटर का है एमसीक्यू, जो सिंपल क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे। टोटल इसमें क्वेश्चन जो है आपके 100 क्वेश्चन, जिसमें से 70 क्वेश्चन जो है थ्योरी के और 30 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है ना, जो कि आपके यूज़फुल जो है वेल आर्टिशियन के लिए तो होंगे ही होंगे। स्पेशल तो है ये वेल आर्टिशियन के लिए, और साथ ही आपका इसरो हो गया, बार्क के अंदर आता है जो पेपर, उससे भी क्वेश्चन जो है आपके काफ़ी मिलेंगे। उनके पेपर एमपीसीआईएल हो गया, जो भी दूसरे आपके टेक्नीशियंस के एग्ज़ाम होते हैं उनसे भी जो भी फिटर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप इनको बढ़िया से देखें सारी चीज़ें। उसके बाद जो भी एक्सप्लेनेशन में डाउट लगता है तो आप उस डाउट को ज़रूर क्लियर करें, कमेंट करें, उसका क्या क्लियरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसका पीडीएफ चाहिए होगा आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर का, तो आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट है टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक जो है आपका यूट्यूब के प्रोफाइल में है, तो वहाँ से आप लिंक का कनेक्ट हो सकते हो और यहाँ से आप ये क्वेश्चन पेपर जो है ये डाउनलोड कर सकते हो, है ना। सो हम एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इसमें देखते हैं। तो ये आपका जैसे CITS के अंदर आपका पेपर जो बनाया गया था निमी के द्वारा, उसका है सिंपल पेपर, है ना। सो ये आपका फिटर ट्रेड का है, जैसे स्टार्टिंग में ही कह दिया है ना। इसका आपका पीडीएफ चाहिए होगा तो टेक्निकल स्टडी पॉइंट बताया, वो भी कर सकते हो, है ना। हम पहले क्वेश्चन जाते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक और चीज़ बताता हूँ। क्वेश्चन जो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों में है। जिनको आपको समस्या होगी इंग्लिश में वो हिंदी से भी समझेंगे, और जिनको समस्या है हिंदी में वो इंग्लिश से समझेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट होता है वो डाउट आप ज़रूर कमेंट में छोड़ देना, है ना। सो पहला क्वेश्चन जो है आपका विच ड्रिल होल्डिंग डिवाइस इज यूज टू होल्ड द ड्रिल ऑन मशीन स्पिंडल इफ टेपर सेंक ऑफ अ ड्रिल इज लार्ज देन द मशीन स्पिंडल टेपर। तो मशीन स्पिंडल पर ड्रिल को पकड़ने के लिए किस होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है यदि ड्रिल का टेपर सैंक मशीन से बड़ा हो। ये सवाल पूछ रहा है कि यदि आपका ड्रिल का जो टेपर सैंक है मशीन से बड़ा है, तो उस केस में जो ड्रिल होता है, ड्रिल बिट, उसको पकड़ने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है वो कौन सा डिवाइस यूज होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो इसमें आप जैसे देखोगे बड़े साइज़ का पूछ रहा है तो आप उसके लिए सॉकेट लगाओगे, है ना। सॉकेट और स्लिप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सॉकेट जो होता है वो प्रायोरिटी होता है। बाकी चक जो होता है ये आपका 13 mm से जो कम के होते हैं उनमें, तो वैसे जनरली आपको 12 mm का मिलता है। 12 से 13 mm से जो होता है वो आपका स्लीव और सॉकेट इस्तेमाल करा जाना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इसमें टेपर सेंक का बोल रखा है, तो टेपर सेंक का जो है आपका सॉकेट होगा, है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर होगा। बाकी ये भी होल्डिंग डिवाइस है, ये भी है। और कोलेट जो है ये आपका कोलेट चक होता है जो आपका लेथ मशीन में लगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका विच एंगल फॉर्म्स रेक एंगल इन अ ट्विस्ट ड्रिल। तो कौन एक ट्विस्ट ड्रिल में कौन बनाता है, ट्विस्ट ड्रिल में कौन बनाता है, तो कौन सा एक कौन जो है वो आपका ट्विस्ट ड्रिल में बनाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखो सारे तरह से आपके ड्रिल के अंदर बनते हैं, तो इसमें से एक अलग पूछ रखा है क्या, जो रेक एंगल को बनाता है। तो रेक एंगल को कौन बनाता है, वो आपका हेलिक्स एंगल बनाता है ना। तीसरा जो है आपका ये राइट आंसर है ना। तीसरा हेलिक्स एंगल आपका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका ओके, सो व्हाट इज़ द क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल फॉर ड्रिलिंग माइल्ड स्टील जॉब, है ना। माइल्ड स्टील की जॉब को ड्रिल करने के लिए जो उसमें क्लियरेंस एंगल होता है, ड्रिल मतलब निकासी कोण जो होता है वो कितना डिग्री होता है उसके बारे में पूछा है ना। तो वो जो होता है आपका 8 से 12 डिग्री का होता है ना। ये आपका क्लियरेंस एंगल होता है, और यही आपका लीप एंगल भी होता है ना। लीप क्लियरेंस एंगल होता है। सो आपका दूसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 4 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द काउंटर सिंकिंग एंगल फॉर सीटिंग काउंटर सिंक हेड मशीनिंग स्क्रू एंड डिवरिंग ऑफ होल्स। तो काउंटर सिंक हेड, मशीन सिकंजा और छेद के डिवरिंग के लिए काउंटर सिंकिंग कोण कितना होता है। देखो ये चारों के चारों जो होते हैं ना, चारों के बारे में आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो इसमें से काउंटर सिंकिंग के बारे में पूछ रहा है किसका, सेटिंग हेड का, है ना। काउंटर सिंक हेड स्क्रू ऐसे कह सकते हो। तो हेड स्क्रू का जो होता है वो आपका 90 डिग्री होता है ना। 120 जो होता है ये आपका थ्रेडिंग के लिए होता है। 80 जो होता है ये आपका सेल्फ टेपिंग के लिए होता है। और 75 जो होता है ये जैसे आपका काउंटर सिंक खाली ऐसे नॉर्मल लिखा रहेगा, उसमें कुछ मेंशन नहीं रहेगा, खाली काउंटर सिंक के लिए जनरल पर्पस के लिए आपका 75 होता है। सेल्फ टेपिंग के लिए 80 होता है। 90 जो होता है हेड स्क्रू के लिए होता है। और 120 जो होता है वो थ्रेडिंग के लिए होता है ना।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, आंसर आंसर जो है इसका आपका थर्ड हो जाएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 5 नंबर। ओके, सो 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, विच ड्रिलिंग मशीन इज सुटेबल फॉर ड्रिलिंग मोर नंबर ऑफ होल्स इन डिफरेंट लोकेशन विदाउट डिवरिंग द जॉब सेटिंग। तो कौन सी ड्रिलिंग मशीन अगर अलग अलग स्थान पर अधिक संख्या में छेद को ड्रिलिंग के लिए उपयुक्त है, जो जॉब की सेटिंग को ख़राब किए बिना उसमें किया जा सकता है। तो वैसा तो होता है आपका। और रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो होता है, इसमें इस तरह का प्रोविज़न है कि आप उसको अलग अलग जगह पे, क्योंकि उसका कॉलम जो होता है ना, कॉलम से जो आपका एडजस्ट होता है, जो स्पिंडल हेड जुड़ा हुआ होता है, इस तरह से आपका जैसे होता है। तो ये जो होता है ना, ये आपका कॉलम होता है। और ये जो होता है ना आपका, ये 360 मूवमेंट होता है। तो किसी भी स्थान में ले जाके आप कर सकते हो, इसलिए आपका जो है रेडियल ड्रिलिंग मशीन आपका सही उत्तर हो जाएगा ना। तीसरा जो है ये राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ गैस फ्लेम इज़ टू बी यूज्ड फॉर ब्रॉन्ज वेल्डिंग। तो कहाँ से वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की गैस की लौह का जो होता है उपयोग किया जाता है। तो वो जो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग गैस फ्लेम जो होता है आपका ब्रॉन्ज वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है ना। तो तीसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेचुरल फ्लेम जो प्री हीटिंग होता है उसके लिए किया जाता है। कार्बोराइजिंग होता है बेसिकली जो गैस को जब हीट करना होता है उस टाइम पे। और ऑक्सीडाइजिंग ऐसे जनरली होता है क्या है ना, ऑक्सीडाइजिंग गैस फ्लेम ऐसे जनरल पर्पस में आओगे तो कटिंग के लिए आता है, लेकिन ब्रॉन्ज वेल्डिंग के लिए भी आपका इसी का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो तीसरा जो है आपका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द सरफेस कनेक्टिंग क्रेस्ट एंड रूट ऑफ अ थ्रेड। तो एक शिखा के मूल और रूट को जोड़ने वाली सतह को क्या कहते हैं। ऐसे हो गया आपका थ्रेड, है ना। तो इसमें क्रेस्ट जो होता है ये टॉप वाला क्रेस्ट होता है, नीचे रूट होता है, और ये पार्ट का नाम पूछ रखा है तो इसको फ्लैंक बोलते हैं ना। तो पहला जो है ये राइट आंसर है। पिच जो होता है दो थ्रेडों के बीच की जो दूरी होती है वो पिच होता है। डेप्थ ऑफ थ्रेड जो होता है फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये जो है आपका डेप्थ हो जाएगा। थ्रेड एंगल जो है, इसमें जो एंगल बन रहा है या इसमें जो एंगल बन रहा है ये आपका थ्रेड एंगल होता है ना। और 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वी थ्रेड। तो वी थ्रेड का वी चूड़ी जो होता है उसका उपयोग क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो वी चूड़ी जो होता है जनरल पर्पस के नट बोल्ट जो होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रू जैक जो होता है जहाँ पे लिफ्टिंग का काम होता है, हैवी लिफ्टिंग का, जैसे आपका स्क्रू जैक हो गया लगा के, जैसे गाड़ियों को उठाना है थोड़ा सा तो उसमें आपका इस्तेमाल किया जाएगा। रेलवे कपलिंग्स में तो होता है आपका नकल थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। पावर प्रेस में जो होता है, पावर प्रेस में आपका बटरस्कॉच थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी, हाँ बटरस्कॉच का ही इस्तेमाल किया जाता है ना। इसमें आपका वी थ्रेड के बारे यूज पूछा था तो वहाँ पे जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बी जो है दूसरा जो है सही उत्तर है। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मेट्रिक बी थ्रेड। तो मेट्रिक बी थ्रेड का जो सम्मिलित कोण होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है ना। ए जो है आपका राइट आंसर है। 55 डिग्री जो BSW BSF और BSP होता है उसका 55 डिग्री होता है। 47.5 जो होता है ये आपका BA का होता है। 45 डिग्री जो होता है ये बटरस्कॉच का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 10 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरर काउज ड्यू टू पार्टिकल्स ऑफ डस्ट ऑन द मेजरिंग फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो उपकरण के मापने वाले भाग पर धूल के कण होने से क्या त्रुटि होता है। तो आपका जनरली क्या होगा, एरर जो है कॉन्टेक्ट एरर वो आपका आ जाएगा, है ना। तो तीसरा जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, संपर्क त्रुटि, क्योंकि आपका जो जैसे ये आ गया आपका, है ना, ये आपका हो गया, ये आप माइक्रोमीटर ले लिया है ना। तो माइक्रोमीटर में जैसे ये आ गया आपका एनबिल में आप फेस में कुछ रहेगा तो उसमें क्या होगा, कॉन्टैक्ट इससे इधर से स्पिंडल आएगा, ये टच करेगा तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरर हो जाएगा। तो वही चीज़ का पैरेलल वो अलग चीज़ होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन का, तो वो तो फैल जाता है उसका। रैंडम एरर, ये रैंडम एरर जो जीरो करा जाता है ना तो उसको रैंडम एरर का बोलते हैं ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, वेयर वर्नियर स्केल इज ग्रेजुएटेड होना वर्नियर माइक्रोमीटर। तो वर्नियर माइक्रोमीटर जो होता है उसमें आपका वर्नियर स्केल कहाँ पे मेजर होता है, तो वो आपका जो होता है बैरल में ही आपका होता है ना। सो तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। इस तरह से आपका बनेगा। तो इसमें जैसे ऐसे जैसे होता है तो ये आपका बैरल होता है ना। तो यहीं पे आपका ऐसे ऐसे करके थिम्बल वर्नियर डिवीजन जो होता है वर्नियर स्केल वो बना हुआ होता है ना। सो बैरल जो है आपका राइट आंसर है, तीसरा नंबर। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रूमेंट टू चेक थ्रू आउट अ होल डाया ऑफ 11.05, है ना। सो 11.05 mm के छेद के दौरान जांच करने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा होगा। आपको डेप्थ में
थ्रू आउट द होल डाया है ना, डायामीटर मेजरमेंट करना है 11.05 का, तो उसमें जो है आपका 0.5 दैट मीन उसका कम से कम 0.1 तक 0.01 तक होना चाहिए है ना। 0.02 वाला भी जो है वो भी मेजर कर सकता है। तो आपका 11 का है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यदि जाते हैं हम 11 पॉइंट का, तो इसमें जो होता है आपका स्मॉल होल गेज जो होता है इससे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो होता है 12 या 13 mm तक किया जा सकता है ना, इससे चेक किया जा सकता है। सो आपका चौथा जो है ये आपका सही उत्तर है। टेलीस्कोप गेज इस्तेमाल करके जो होता है उसका चेक किया जाता है होल का भी। डेप्थ माइक्रोमीटर जो होता है इसमें डेप्थ मेजरमेंट किया जाता है। वर्नियर कैलिपर का मल्टीपल इस्तेमाल होता है, डेप्थ का भी मेजरमेंट होता है ना। उसमें आपका आउटसाइड डायमीटर, इनसाइड विड्थ और आउटसाइड हो गया विड्थ या डायमीटर भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें और उसमें क्या है ना एक्यूरेसी वो क्लियर नहीं होता है, क्योंकि आपका जो उसका एक्यूरेसी होता है थोड़ा सा कम होता है। बाकी ये आपका 0.05 है, तो ये आपका स्मॉल 11.05 है। इसको आपको और स्मॉल होल गेज से ही इस्तेमाल करेंगे है ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है आपका चौथा नंबर जो है स्मॉल होल गेज, ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज इन मार्किंग द फेस ऑफ एनविल एंड स्पिंडल ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर के एनविल और स्पिंडल की फेस को बनाने के लिए किस सामान का उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली आपका मटेरियल पूछ रखा है, तो उसमें जो होता है आपका टंगस्टन कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है ना। तीसरा जो आपका सही उत्तर है। जो भी आपका माइक्रोमीटर का एनविल और स्पिंडल है, जहाँ जो फेस जो है वो आपका टच करता है, उसका जो मतलब बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो आपका टंगस्टन कार्बाइड का होता है ना। तो तीसरा जो आपका सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 14 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ यूज टू चेक द जीरो एरर ऑन 25 to 50 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो 25 से 50 mm जो आउटसाइड में माइक्रोमीटर का जीरो एरर शून्य त्रुटि जांच करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो होता है आपका एक टेस्ट पीस होता है, टेस्ट पीस का इस्तेमाल करके चेक किया जाता है ना। 25 mm का टेस्ट पीस होगा, तो 25 mm में जीरो सेट करके उसको टेस्ट किया जाएगा। तो ये 25 mm का जो है वो स्लिप गेज का टेस्ट पीस हो गया है ना। सो तीसरा जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज कैलिब्रेटिंग रूम टेम्परेचर ऑफ प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना। सटीक माप उपकरण के लिए रूम टेम्परेचर को कैलिब्रेट करना क्या है। ऐसे टेम्परेचर पूछना चाहिए कितना होता है ना रूम टेम्परेचर, कैलिब्रेटिंग रूम टेम्परेचर ऑफ प्रिसीजन। ये इसमें आपका सही लिख रखा है, इसमें थोड़ा क्या करना है बोल के लिख रखा है ना। तो उसमें जो होता है 20 डिग्री ±2 डिग्री का होता है ना। सो तीसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे इसमें प्लस माइनस नहीं लिखा है, 20 डिग्री लिख रखा है ना। 20 डिग्री आपका जब भी कहीं क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम का जो आपका क्वालिटी का जो मेन जहाँ पे क्वालिटी चेक किया जाता है, तो वहाँ पे आपका ये रूम टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ना। 20 डिग्री उसमें प्लस माइनस जो मैंने उस चीज़ को पाया है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। बाकी ये 20 डिग्री जो है स्टैंडर्ड मान रखा है ना, क्योंकि टॉलरेंस दिया ही जाता है, अप डाउन हो ही सकता है। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्क्रू पिच गेज। तो स्क्रू पिच गेज जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जो आपका स्क्रू है, स्क्रू के जो पिच होते हैं उसको चेक करने के लिए जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। ये आपका तीसरा नंबर जो दे रखा है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। टू चेक द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रेस्ट ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड के आसन शिखा के बीच की दूरी का जांच करने के लिए, वही आपका स्क्रू का जो पिच होता है उसको चेक करने के लिए है ना। सो ये पूरा का पूरा डेफिनेशन जैसे होता है, तो डेफिनेशन मेंशन कर दिया है। तो तीसरा जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का उपयोग क्या है। अब ड्रिफ्ट में देखो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएंगे, ड्रिफ्ट मल्टीपल यूज होता है ना। सो यहाँ के हिसाब से हम आते हैं, जैसे ड्रिल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टूटी हुई ड्रिल हो गया, उसमें एक दूसरा अलाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो यहाँ पे यही ऑप्शन है ना। सो तीसरा जो है, अच्छा ड्रिल तो इसमें खाली ड्रिल लिख रखा है ना, लेकिन वो जो टेपर सैंक का ड्रिल होता है ना उसको निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। सो चौथा जो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, रिमूविंग द टेपर सैंक ड्रिल फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से टेपर सैंक ड्रिल को निकालने के लिए आपका ड्रिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड एज कूलेंट फॉर ड्रिलिंग एलुमिनियम जॉब। तो एलुमिनियम जॉब जो होता है उसको ड्रिल करने के लिए जो शीतल तरल मतलब कूलेंट जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो केरोसिन जो होता है एलुमिनियम की ड्रिलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है
आपका कूलेंट के रूप में, है ना। ड्राई एयर जो होता है ये कास्ट आयरन के लिए यूज़ किया जाता है। सोल्यूबल ऑयल जो होता है ये जनरल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। और जो मिनरल ऑयल है ये स्पेशल यूज होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन पुडलिंग फर्नेस। पुडलिंग भट्टी में जो होता है क्या उत्पन्न होता है, तो पुडलिंग फर्नेस में आपका रोट आयरन होता है ना। सो दूसरा जो आपका सही उत्तर है। पिग आयरन जो होता है इसमें आपका ब्लास्ट फर्नेस में वो निकाला जाता है। कास्ट आयरन जो होता है उसके लिए क्यूबोला होता है। और स्टील के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है उनका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, इसमें आपका स्टील का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना, ये तीनों का ही आता है, 3 से अलग नहीं आता है। बाकी ये चलो एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है ना। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। कॉपर का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, तो 1083 डिग्री सेल्सियस होता है ना। सो चौथा नंबर जो है ये आपका सही उत्तर 660 लिख रखा है, ये आपका एलुमिनियम का होता है। 420 जो होता है इसका जिंक का होता है ना। जिंक का 370, 420 ऐसे कुछ होता है, तो आपका 420 आप जिंक मान के चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड एंगल ऑफ स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड जो होता है वर्क का मानक कोण कितना होता है, तो स्क्वायर थ्रेड जो होता है स्क्वायर चूड़ी उसका एंगल कितना होता है, तो वो आपका 90 डिग्री का होता है ना। सो तीसरा जो आपका सही उत्तर है 60 डिग्री मेट्रिक का होता है। वी थ्रेड होता है उसका होता है 55 BSW BSP, और BSF जो होता है उसका 55 होता है। 45 आपका जो होता है बटरेस का होता है। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्नियर हाइट गेज। तो वर्नियर हाइट गेज की विशिष्टता क्या होती है उसके बारे में पूछा है। सो वर्नियर हाइट गेज जो होता है इसका जो मेन विशिष्टता होती है वो यह होता है कि हाइट गेज में क्या होता है, जो आपका मेन स्केल होता है उसमें आपका हाइट होता है, मुख्य पैमाने की ऊंचाई होती है। तो चौथा जो है आपका सही उत्तर है, क्योंकि विशिष्टता पूछ रखा है ना। तो बाकी ये सारी चीज़ें होती है, स्क्राइबर भी होता है, हाइट ऑफ बेस होता है, ये आपका 30 mm होता है ना, विड्थ ऑफ बीम होता है उसका भी होता है, लेकिन प्रायोरिटी पूछ रहा है तो ये आपका हाइट ऑफ द मेन स्केल हो जाएगा ना, मुख्य पैमाने की ऊंचाई। तो चौथा जो है ये राइट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट डायमेंशन इफ माइक्रोमीटर नेगेटिव एरर दे रखा है आपको 0.03। उसके बाद रीडिंग जो आ गया आपका 25.52 आ गया है ना। यदि माइक्रोमीटर में नकारात्मक त्रुटि जो है आपका 0.03 है और रीडिंग जो है 25.52 आ रहा है, तो उसमें एक्चुअल क्या होगा, तो ये नेगेटिव त्रुटि है। दैट मीन्स आपको ऐड करना है। सो 25.52 ये नेगेटिव था, तो जब आप एक्चुअल रीडिंग आएगा उसमें आपको प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करेंगे इसको 0.03, तो 52 और 3 55 आ जाएगा ना, 25.55। तो तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं आपका यदि सकारात्मक त्रुटि होता तो उस केस में आपको माइनस करना होता है ना। अगले क्वेश्चन में आता है 24 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है वेयर डेप्थ बार ऑफ वर्नियर कैलिपर इज अटैच टू, है ना। तो वर्नियर कैलिपर की गहराई पट्टी जो होती है, पट्टी वर्नी कहाँ से जुड़ी होती है, मतलब बेसिकली ये डेप्थ बार का पूछ रखा है। डेप्थ बार जो होता है किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो आपका जो मूवेबल जो होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है ना। चौथा जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 25 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ग्रेजुएटेड ऑन बैरल ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर बैरल पर सबसे छोटा विभाजन क्या है ना, बैरल में पूछ रहा है ना। तो बैरल में जो होता है सबसे छोटा विभाजन वो आपका जो होता है 0.5 होता है ना। सो पहला जो है, चौथा जो है ये राइट आंसर है। ये आपका थिम्बल में होता है ना 0.01 का। जब आप एक राउंड पूरा होता है ना तो उसमें आपका होता है, एक राउंड पूरा घूम जाता है तो आपका 0.5 आगे चलता है, बाकी ऐसा नहीं है। सबसे छोटा विभाजन पूछ रखा है आउटसाइड माइक्रोमीटर के बैरल पे, तो आपका 0.5 mm होता है ना। चौथा जो आपका राइट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड। सो ये आपका BSW का पूछ रहा था, आपका 55 डिग्री होता है ना। दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एरर डिटेक्टेड इन चेकिंग बोर विथ 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर के से बोर की जांच करते समय किस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। तो बेसिकली देखो, जब आप एक माइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपका 3 पॉइंट रहता है ना और 3 पॉइंट से चेकिंग करी जाती है, तो उसमें जो एरर होता है ना, उस एरर के बारे में पूछ रहा है। तो आपका कौन सा एरर उसमें पाया जाता है, तो उसमें जो होता है मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर पाया जाता है ना। तो दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इनसाइड डायमेंशन इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर बाय इनसाइड माइक्रोमीटर। तो पूछ रहा है कि इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा कौन सी अंदरूनी माप जो है लेना संभव नहीं है।
अब यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है ना, ये आपका जो दे रखा है ना 12.23, ये नहीं मापा जा सकता है, बाकी ये सारे मापे जा सकते हैं ना। तो चौथा जो है ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में, इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ यूज टू चेक अ जॉब हैविंग अ कर्व एज ऑफ रेडियस दे रखा है 58.5 mm है ना। तो एक 58.5 mm के एक घुमावदार किनारे वाली जॉब की जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। तो इतना घुमावदार है, 58.5 एक रेडियस है, उसका माप लेना है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में पूछा है ना, किसका उपयोग किया जाना है। तो ये जो उसमें जो होता है आपका प्रोफाइल गेज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए है ना, प्रोफाइल गेज इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें नॉर्मल रेडियस होता है, उसके लिए आपका रेडियस एफिलेट गेज यूज किया जाता है। स्नैप गेज जो होता है ये आपका चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें आपका जो एक फिक्स होता है, जिससे आपका लिमिट गेज में ये आता है स्नैप गेज। स्लिप गेज आता है, स्लिप गेज से ठीक है मोटाई चेक करते हैं ना, बीच का गैप होता है। ये मल्टीपल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्लिप गेज, क्योंकि साइन बार जहाँ हाइट मेजर करना होता है वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ एंड रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्टॉक ड्यूरिंग फोर्जिंग। तो फोर्जिंग के दौरान एक स्टॉक की लंबाई बढ़ाने तथा क्रॉस सेक्शन कम करने का जो ऑपरेशन होता है वो कौन सा ऑपरेशन होता है, उसके बारे में पूछा है। तो जहाँ पे आपको जो क्रॉस सेक्शन जो है लंबाई जो है बढ़ाना है, और साथ ही ऑपरेशन इंक्रीजिंग लेंथ मतलब स्टॉक की लंबाई बढ़ाना है और क्रॉस सेक्शन जो है उसको कम करना है, तो वो जो आपका ऑपरेशन होता है वो आपका ड्राइंग आउट होता है ना। जस्ट इसी के अपोजिट आ जाओ, तो लंबाई को घटाने और क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने में आपका अपसेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इसमें पूछा है आपका स्टॉक की लंबाई बढ़ाने तथा क्रॉस सेक्शन को कम करने, तो इसके लिए ड्राइंग आउट होगा है ना, पहला जो आपका राइट आंसर है। बाकी अपसेटिंग का बता दिया, लंबाई को घटाने और आपका क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ टू प्रिवेंट द टूल रबिंग अगेंस्ट द वर्क सरफेस इन मेटल कटिंग प्रोसेस। तो धातु काटने की प्रक्रिया में काम की सतह के विपरीत उपकरण को रगड़ने से कैसे रोके। तो क्लियरेंस एंगल बढ़ा दो वैसे है ना, इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, क्योंकि ये आपका टूल है, सॉरी ये जहाँ पे आप चीज़ ये आपका जॉब है ना, यहाँ पे आपका टूल आ गया। अब यदि ये रब कर रहा है दैट मीन्स हो सकता है यहाँ पे होगा जिसके कारण रब रहा है, तो इसको आपका क्लियरेंस एंगल बढ़ा दो तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये रब नहीं करेगा, फ्रीली फिर चलेगा है ना। तो तीसरा जो है आपका सही उत्तर है। निकासी कोण बढ़ाना पड़ता है जब आपका रब करता है ना, सतह को जब रगड़ता है उस केस में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द कटिंग एज ऑफ ड्रिल गेट ब्लंट क्विकली वाइल ड्रिलिंग है ना। तो कटाई के दौरान ड्रिल की कटाई तुरंत किस कारण से कुंद हो जाता है। देखो आप जब ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो ड्रिल बिट जो होता है वो ब्लंट हो जाता है तुरंत से, तो उसके पीछे कारण पूछ रखा है कि क्यों ब्लंट होता है ना। सो मेन कारण क्या है ना कि जब आप कटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा देते हो ना उस केस में आपका ब्लंट होता है ना। सो चौथा जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन दे रखा है ना आंसर में टूलो फीड ड्रिल है ना, इसमें यदि रहता है तो वो चैटरिंग का साउंड आता है। अगर 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ जिग यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। थोक उत्पादन में किए जाने वाले जिग क्या है। तो मास प्रोडक्शन में जो जिग इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछा है ना। बहुउत्पादन में, तो बहुउत्पादन में जो होता है वो आपका जो जिग होता है वो होल्ड करता है जॉब को, साथ ही साथ लोकेट करता है और गाइड भी करता है कटिंग टूल को है ना। तो एक प्रकार का डिवाइस है जिग आपका। ये आपका चौथा नंबर जो है सही उत्तर है। जिग जो है एक उपकरण है जो कि एक जॉब को पकड़ता है, जॉब का पता लगाता है और जॉब को उपकरण को काटने के लिए जो है वो गाइड भी करता है ना। तो चौथा जो है ये राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एरर वाइल चेकिंग अ सिलिंड्रिकल शाफ्ट ओवेलिटी इज फाउंड है ना। तो एक बेलनाकार शाफ्ट की अंडाकारता की जांच करते समय किस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। सो जब भी आप एक बेलनाकार शाफ्ट जो होता है उसका
जो ओवेलिटी चेक करते हैं तो उस टाइम पे जो आपका एरर पाया जाता है, वो जो एरर होता है वो आपका होता है मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर होता है ना। तो दूसरा जो है ये आपका सही उत्तर है। ये क्वेश्चन जो आया हुआ था BAML के अंदर आया हुआ था। नेक्स्ट आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फीड इन टर्निंग। तो फीड का पूछ रहा है इकाई क्या होता है टर्निंग में। तो फीड का जो इकाई होता है टर्निंग में वो आपका mm पर रेवोल्यूशन होता है, मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। यही आपका ड्रिलिंग में भी होता है। कटिंग स्पीड के लिए आपका मीटर पर मिनट होता है ना। आंसर जो है आपका यूनिट ऑफ फीड जो हो जाएगा आपका पर रेवोल्यूशन। तीसरा नंबर जो है ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर पेंटेड ऑन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पर जो रंग किया हुआ रहता है वो कैसा होता है, तो आपका ब्लैक होता है ना। दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। मरून जो होता है ये आपका एसिटिलीन में होता है ना। नेक्स्ट आता है 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सट्रीम अलाउेबल लिमिट टू मैन्युफैक्चर ए कंपोनेंट। सो घटक बनाने के लिए चरम स्वीकार्य सीमा जो होता है वो क्या होता है, तो आपका वो जो होता है वो मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच का जो अंतर होता है वही आपका अलाउेबल लिमिट होता है ना। सो इसी को टॉलरेंस भी बोलते हैं। तो इसमें एक्सट्रीम अलाउेबल लिमिट के बारे में पूछा है ना, तो किसी का मैक्सिमम और मिनिमम का जो बीच का होता है इसी को हम बोलते हैं एक्सट्रीम अलाउेबल लिमिट भी, और इसी को टॉलरेंस भी बोलते हैं ना। दूसरा जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टेपर रेशियो ऑफ मेट्रिक टेपर पिन। सो टेपर रेशियो पूछ रखा है जो मेट्रिक टेपर पिन्स होते हैं उनका। तो टेपर पिन का जो टेपर होता है वो आपका 1:, आपका 50 होता है ना। सो तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 1:100 लिख रखा है। तो एक रेशियो आपका 100 जो होता है वो आपका की का होता है ना। पिन का जो होता है ये 1:50 होता है। तीसरा जो है ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ अ परमानेंट फास्टनिंग। स्थायी संबंध कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दे रखा है। इसमें आपका जो है वेल्डिंग ये आपका परमानेंट फास्टनिंग है। बाकी सारे स्क्रू ये तो आपका नॉन परमानेंट में हो जाएगा, नॉन परमानेंट है ना। ये भी आपका वैसे ही है। ये जो है सेमी परमानेंट में आता है ना, ब्रेजिंग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफेक्ट आफ्टर थ्रेडिंग ए होल बाय अ टेप इज फाउंड दैट द क्रेस्ट ऑफ थ्रेड इज नॉट फॉर्म कम्प्लीटली, है ना। एक टेप द्वारा छेद में चूड़ी डालने के बाद क्या दोष पाया जाता है, धागे की शिखा पूरी तरह से नहीं बनी है। मतलब जब आप टैपिंग करते हो तो आपका जो थ्रेड है उसका जो सिरा है, मेन हेड क्रेस्ट जो है वो क्रेस्ट पूरी तरह से नहीं फॉर्म हुआ है, वो नहीं तरफ बना है। उसके पीछे मेन कारण क्या हो सकता है कि वो नहीं वैसा बना है ना। तो उसका मेन यही रीज़न है कि आपका होल जो है थोड़ा सा टैप के कंपैरिजन जैसे एक लिया जाता है ना साइज आपका, उससे ज़्यादा बना होगा, होल बड़ा बना होगा, जिसके कारण आपका प्रॉपर हेड जो है क्रेस्ट जो है वो बन नहीं पाया थ्रेड का, है ना। तो चौथे नंबर में लिख रखा है ऑप्शन में होल साइज स्लाइटली मोर देन द टैप साइज ड्रिल साइज, है ना। टैप के ड्रिल के आकार की तुलना में छेद का आकार थोड़ा अधिक है, जिसके कारण आपका सही तरीके से आपका थ्रेड का जो क्रेस्ट है वो नहीं बन पाता है। तो चौथा जो है ये आपका सही उत्तर है। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड गैस इन फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस। सो फ्लेम हार्डनिंग प्रक्रिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला गैस कौन सी है। तो फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस जो होता है उसमें जो गैस इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो वो जो होता है आपका ऑक्सीएसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है ना। दूसरा जो है ये आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस साइज ऑफ कंपोनेंट। तो किसी घटक के इसी मूल आकार के आकार की अधिकतम सीमा और उसके बीच का अंतर क्या है। तो आप उसमें आपका बेसिक साइज और आपका मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज जो होता है वो आपका अपर डेविएशन होता है ना। दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। एक्चुअल डेविएशन जो होता है एक्चुअल से लिया जाता है। बेसिक साइज और एक्चुअल जो लिमिट है उससे आपका एक्चुअल डेविएशन आता है। टॉलरेंस जो होता है मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट का जो डिफरेंस होता है वही आपका टॉलरेंस होता है। और लोअर डेविएशन जो होता है आपका बेसिक साइज और जो लोअर लिमिट होता है उसके बीच का जो अंतर होता है उसको लोअर डेविएशन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ग्रूव ऑन अ लैप। लैप में खांचे का मुख्य कार्य क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो मेन फंक्शन पूछ रखा है। जो ग्रूव्स दिए होते हैं लैप में तो वो क्या करता है ना कि जो एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं ना वो
रिटेन करता है ना, जो ग्रुप्स होते हैं लैब में। सो ये आपका पहले में ही दे रखा है, रिटेन एब्रेसिव ग्रेन्स, है ना। मेन काम जो होता है लैब में आपका ग्रुप्स का, वो आपका एब्रेसिव को रोकना होता है ना। सो पहला जो है यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज चेक्ड ऑन अ जॉब विद नो गो एंड ऑफ प्लग गेज। तो एक प्लग गेज के नो गो के साथ एक जॉब पर क्या जांच की जाती है, तो हायर लिमिट चेक किया जाता है या मैक्सिमम लिमिट चेक किया जाता है ना। दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्नेस यूज टू प्रोड्यूस पिग आयरन। पिग आयरन उत्पादन करने के लिए कौन सी भट्टी इस्तेमाल की जाती है, तो आपका ब्लास्ट फर्नेस होता है ना। तीसरा जो है आपका सही उत्तर है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग हैंड फाइल्स। सो हैंड फाइल्स बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए आपका जो होता है हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है ना। तीसरा जो है ये आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द ओवर फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिनियम। तो एलुमिनियम के निष्कर्षण के लिए एस क्या है, तो एलुमिनियम का एस पूछ रखा है, तो आपका बॉक्साइड होता है ना। दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। पायराइट आपका कॉपर का होता है, मैग्नेटाइट जो होता है ये आयरन का होता है ना। एलुमिनियम ऑक्साइड, जब एलुमिनियम के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तो एलुमिनियम ऑक्साइड मिलता है, बनता है ना। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका वाई डबल कट फाइल इज़ नॉट यूज फॉर फाइलिंग ऑन तीन मेटल। तो तीन धातु की फाइलिंग करने के लिए दोहरे कटाव वाली फाइल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, उसके पीछे कारण पूछ रखा है। तो देखो जो तीन मेटल होता है ना, उस पर बहुत महीन होती है थोड़ी सी, तो उसमें क्या है ना क्लॉक्स आ जाते हैं, मतलब सही जिस धातु के टुकड़े जो होते हैं फाइल पर चिपक जाते हैं, है ना। बहुत सॉफ्ट होता है मटेरियल ना, तो डबल कट फाइलिंग से करेंगे ना, तो उसमें जो होता है आपके उसके जो चिप्स निकलेंगे वो आपके दांतों में फंस जाएंगे और उसमें क्या होगा, पीनिंग हो जाएगा। तो उससे फिर धातु की कटाई सही से नहीं करेगा ना, इसलिए होता है डबल कट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसमें सिंगल कट का इस्तेमाल किया जाता है ना। चौथा नंबर जो है आपका सही उत्तर द मेटल पीस विल क्लॉग ऑन द फाइल। धातु के टुकड़े फाइल में चिपक जाते हैं, इसलिए डबल कट फाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कटिंग फ्लूइड यूज फॉर होनिंग। सो कौन सा काटने वाले द्रव का उपयोग जो होता है होनिंग प्रक्रिया के लिए किया जाता है, तो होनिंग प्रक्रिया के लिए जो होता है वो आपका मिनरल ऑयल विद कैरोसिन उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तीसरा जो है आपका ये सही उत्तर है। होनिंग के लिए आपका मिनरल ऑयल और साथ में आपका कैरोसिन मिट्टी का तेल का इस्तेमाल किया जाता है ना। नेक्स्ट आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लक्स यूज इन ब्रेजिंग प्रोसेस। सो टाँकना मतलब ब्रेजिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले फ्लक्स क्या है, तो ब्रेजिंग प्रोसेस जो होता है उसमें जो फ्लक्स इस्तेमाल किया जाता है वो आपका बोरेक्स होता है ना। तीसरा जो है ये आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द रीज़न फॉर ड्रिल होल इफ़ होल इज़ लार्जर देन द साइज ऑफ ड्रिल, है ना। ड्रिल किया गया छेद जो होता है ड्रिल के आकार से बड़ा किस कारण होता है, तो देखो उसमें अनइक्वल लेंथ ऑफ जो कटिंग एजेज होते हैं वो समान नहीं होते, जिसके कारण आपका जितना ड्रिल होल बनाना है उससे बड़ा बन जाता है ना। चौथा जो है ये आपका सही उत्तर है। लीव क्लियरेंस एंगल यदि एक्यूरेट नहीं होगा ना तो हीट होता है, टू मच फीड देते हो तो आपका जो होल है वो बहुत ही ख़राब बनता है ना। हेलिक्स एंगल नॉट एक्यूरेट, तो इस केस में आपसे सही से कटेगा नहीं। चौथा जो है आपका सही उत्तर है, बड़ा साइज बनने का पूछ रहा है कारण, तो आपका कटिंग एज जो है समान नहीं होते जिसके कारण ऐसा हो जाता है ना। अगले आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ द पॉसिबल कॉज वाइल अ ट्विस्ट ड्रिल प्रोड्यूसिंग ए रफ होल ऑन द जॉब। तो यही आपका है, तो फीड रेट जो है ज़्यादा होगा जिसके कारण आपका होल जो है रफ बनेगा, है ना। सो 52 का जो है चौथा सही उत्तर है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज रेफर्ड टू 18 इन कंपोजिशन ऑफ हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल। तो एच इन द रेशियो 18:4:1। तो इसमें आपका क्रोमियम होता है, वेनेडियम होता है और टंगस्टन होता है, क्रोमियम होता है और वेनेडियम होता है ना। तो 18% जो होता है टंगस्टन होता है, 4% जो है क्रोमियम होता है और वेनेडियम जो होता है 1% होता है। थोड़ा मोड़ा कोबाल्ट भी इसमें होता है ना। तो तीन ही प्राइमरी हैं, ये तीन जो दे रखे हैं टंगस्टन है, इसमें आपका 18 का पूछ रखा है ना, 18 जो है टंगस्टन है, तो दूसरा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है
व्हाट इज़ एन अलॉय ऑफ सोल्डर, सोल्डर की मिश्र धातु क्या होती है? तो सोल्डर का जो होता है लेड और टीन होता है ना। दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। कॉपर और टीन जो होता है ये आपका ब्रॉन्ज का होता है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच मटेरियल इज अप्लाइड ऑन द इनर फेस ऑफ द बेल्ट फॉर रिड्यूसिंग बेल्ट स्लिप। सो बेल्ट स्लिप को कम करने के लिए बेल्ट के भीतर भाग पर कौन सी सामग्री लगाई जाती है? तो उसमें जो होता है आपका टेलो और पाउडर रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो स्लिप ना करे, है ना। तो दूसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आता है 56 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच डज नॉट हैव ए बेस बट कैन बी सेट ओवर द जॉब टू बी ड्रिल्ड, है ना। जिसके पास आधार नहीं होता है, आधार नहीं है लेकिन उसे ड्रिल किए जाने के लिए जॉब पर सेट किया जाता है, उसको जिग के बारे में पूछ रहा है। कौन सा जिग जो होता है वो इस तरह का होता है। तो ऐसा जो होता है आपका सैंडविच जिग होता है जिसमें आपका बेस नहीं होता है ना। दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग होल्स ऑन मेटल बाय फोर्जिंग। तो फोर्जिंग द्वारा धातु पर छेद बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? तो फोर्जिंग के द्वारा जो छेद बनाए जाते हैं मेटल्स के सीट पे उसको पंचिंग बोलते हैं ना। छिद्रन, छिद्रन तो आपका ड्रिलिंग भी हो जाएगा ना। पंचिंग आप देखो ना, पंचिंग का जो होता है पंचिंग के द्वारा होल बनाया जाता है ना। तीसरा जो है ये आपका सही उत्तर है। 58 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज सरफेस हार्डनिंग ऑफ कंपोनेंट बाय लोकल हीटिंग यूजिंग इलेक्ट्रिक प्रोसेस। तो बिजली की प्रक्रिया का उपयोग करके स्थानीय हीटिंग द्वारा घटकों की सतह को जो होता है वो सख्त बनाया जाता है या सख्त किया जाता है। तो सरफेस हार्डनिंग पूछ रहा है जो इलेक्ट्रिक प्रोसेस इस्तेमाल करके किया जाता है ना, जैसे लोकल्स करते हैं ना। तो उसमें जो होता है आपका फ्लेम हार्डनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जनरली आपका जो मिलेगा ये जैसे सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस करते हैं और जैसे लोहार का देखोगे ना वैसे। बाकी आप इलेक्ट्रिक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं तो आपका फ्लेम हार्डनिंग का ही किया जाता है ना। पहला जो है आपका सही उत्तर है। 59 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज इंड्यूस्ड एज मेन पर्पस ऑफ एनिलिंग द मेटल। तो धातु पर पानी चढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पानी चढ़ाने का पूछ रहा है ना। एनिलिंग का पूछ रहा है। एनिलिंग का मेन पर्पस क्या होता है? तो वो क्या होता है ना, सॉफ्ट करता है ना, सॉफ्टनेस। पहला जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ द मेटल यूज इन केस हार्डनिंग प्रोसेस। तो कठोर बनाने के लिए प्रक्रिया में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? तो उसमें जो होता है आपका केस हार्डनिंग प्रोसेस में जो मेटल इस्तेमाल किया जाता है वो आपका होता है लो कार्बन स्टील, है ना। दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। 61 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ड्रेसिंग कैरिड आउट ऑन ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील पर किए गए ड्रेसिंग का प्रयोजन क्या होता है? तो उसको रिशार्पेंट करना होता है ना। मेन वही पर्पस होता है ड्रेसिंग का, जो प्रयोजन होता है रिशार्पेंट करना होता है। मेकिंग ग्राइंडिंग व्हील वो नहीं है, इम्प्रूव कटिंग है, ब्रश ये भी नहीं है। हाँ सॉरी, इम्प्रूव का लेकर रखा है ना, इम्प्रूव द कटिंग एक्शन ऑफ द अब्रेसिव, अब्रेसिव की काटने की कार्रवाई में सुधार करना। तो ये अब इसमें प्रॉपर वो चीज़ें नहीं लिख रखा है ना ऑप्शन में, इसी में है वो सटीकता आ रही है। जो आपका ग्राइंडिंग व्हील होता है उसकी जो ड्रेसिंग करी जाती है उसको क्यों करा जाता है? तो उसको फिर से उस लायक बनाया जाता है कि वो कटिंग एक्शन उसमें आ सके, है ना। सो ये आपका दूसरा जो है सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आता है 62 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्पेशल फाइल अवेलेबल इन ब्लॉक फाइल फॉर फाइलिंग एरिया नॉट पॉसिबल बाय रेगुलर फाइल्स, है ना। तो नियमित फाइलों द्वारा संभव क्षेत्रों को दाखिल करने के लिए ब्लॉक फाइल के रूप में उपलब्ध विशेष फाइलों का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा होता है उसके बारे में पूछा है ना। तो वो जो होते हैं वो आपके जो लार्ज सरफेस होते हैं वहाँ पे ब्लॉक फाइल का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो दूसरा जो है ये आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज चेकड ऑन अ जॉब विद गो एंड ऑफ स्नैप गेज। स्नैप गेज के गो एंड के साथ जॉब पर क्या जांच की जाती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका मिनिमम लिमिट जो होता है उसको चेक किया जाता है ना। तो चौथा जो है आपका सॉरी
स्नैप गेज का पूछ रहा है ना, स्नैप गेज में जो है वो मैक्सिमम लिमिट चेक करेगा, क्योंकि स्नैप गेज जो होता है सी के शेप में होता है, या ऐसे बना देता हूँ, इस तरह का होता है स्नैप गेज, है ना, इस तरह का पाया जाता है स्नैप गेज। तो ये जो है किसी भी शाफ्ट का जो है ये मैक्सिमम चीज़ चेक करेगा, है ना, सो मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा, है ना। तीसरा जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन बात है 64 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द सुटेबल प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट टू चेक द एक्सियल मूवमेंट एंड पैरेललिज्म ऑफ स्पिंडल एक्सिस टू गाइड वेज। समानता की जांच करने के लिए क्या एक उपयुक्त परिशुद्धता उपकरण है जिसका उपयोग स्पिंडल के अच्छे संचालन और अच्छी समानता बताने के लिए उपयोग किया जाता है। तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा है जो आपका एक्सियल मूवमेंट करेंगे, जिसमें पैरेललिज्म ऑफ स्पिंडल एक्सिस और गाइड वेज जो है मतलब अच्छे संचालन और अच्छी समानता बताने के लिए किया जाता है। तो वो उस परिशुद्धता उपकरण के बारे में नाम पूछ रखा है। तो आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो स्पिंडल का जो अच्छे संचालन या एक्सिस, स्पिंडल एक्सिस जो होता है या फिर जो मूवमेंट होता है एक्चुअल मूवमेंट, उस चीज़ को चेक करने के लिए आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है ना। दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। स्पिरिट लेवल जो होता है आपका स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पैरेललिज्म हो, एंगुलर हो, मतलब ऐसे स्ट्रेट है या इस तरह का है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेट एज जो होता है आपका स्ट्रेट चेक का, जहाँ पे मशीन को सेट करना होता है ना, या कोई चीज़ माउंटिंग करनी होती है, वहाँ पे स्ट्रेट एज का इस्तेमाल किया जाता है। पैरेलल ब्लॉक जो होता है इसका भी उस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और जैसा इधर गैप जो होता है ना, जैसे पैरेलल ब्लॉक का डिफरेंट हाइट में भी सेट किया जाता है, तो उस तरह से भी इसका भी इस्तेमाल किया जाता है ना। ये वाला और ये वाला दोनों लगभग एक तरह से यूज़ करे जाते हैं, बाकी इसका अलग है, इसका भी अलग है ना, थोड़ा बहुत मिलता है। पैरेलल ब्लॉक दो तरह के होके हैं, जिसमें आपका एक होता है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक होता है, और एक आपका स्ट्रेट पे या नॉर्मल जो होता है जनरल पैरेलल ब्लॉक, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। दो तरह के होते हैं ना, बाकी स्पिरिट लेवल का बता दिया है ना। तो इसके लिए जो क्वेश्चन पूछा है तो उसके हिसाब से आपका एक्सियल मूवमेंट और जो अच्छी मूवमेंट है उसको चेक करने के लिए आपका एक्सियल मूवमेंट और जो स्पिंडल एक्सिस का है या पैरेललिज्म चेक करना है, तो उसके लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है ना। दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। 65 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग यूनिवर्सल कपलिंग, है ना। सो मेन पर्पस पूछ रहा है जो आपका यूनिवर्सल कपलिंग इस्तेमाल किया जाता है उसका मेन रीज़न पूछा है ना। सार्वभौमिक युग्मन का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है ना। तो वही है आपका यूनिवर्सल कपलिंग जो इस्तेमाल किया जाता है उसका मेन पर्पस क्या होता है। तो यूनिवर्सल कपलिंग इस्तेमाल करने का जो मेन पर्पस होता है ये आपका होता है कि जो मतलब मिसअलाइनमेंट जो है वो ना हो और कंपनसेट रहे। जैसे इसमें लिखा है टू बी डिसकनेक्टेड ओपन एंड कंपनसेट स्लाइड मिसअलाइनमेंट बिटवीन टू शाफ्ट। तो ये जनरली आपका ऑटोमोबाइल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है ना। ऑटोमोबाइल्स के जो शाफ्ट होते हैं प्रोपेलर शाफ्ट, उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अक्सर काट दिया जाना और दो शाफ्टों के बीच की थोड़ी सी गड़बड़ी की भरपाई करने के लिए जो होता है यूनिवर्सल जॉइंट दिया जाता है ना। चौथा जो है ये आपका सही उत्तर है। 66 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज ऑफ आई बोल्ट, है ना। आई बोल्ट का उपयोग है तो माउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिफ्टिंग के लिए, है ना। फिक्सिंग और मशीन फॉर लिफ्टिंग। तीसरा जो है ये आपका सबसे सटीक हो जाएगा, है ना। ये इस तरह का होता है, ये आई बोल्ट होता है ना, जो मशीन में लगाया जाता है और इसको उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तीसरा जो है ये राइट आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, वाई स्प्रिंग वाशर आर यूज। स्प्रिंग वाशर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये आपका स्प्रिंग वाशर जो होता है उसको नट को ढीला होने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू प्रिवेंट लूजनिंग ऑफ नट, है ना। दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। फॉर लॉकिंग नट, इसके लिए टैब वॉशर का इस्तेमाल किया जाता है। टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन नट एंड सरफेस, इसमें जनरल वॉशर इस्तेमाल किया जाता है ना। इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन नट एंड सरफेस, यही चीज़ लिख रखा है, रिड्यूस और इंक्रीज करके लिख रखा है। अगले क्वेश्चन में आता है 68 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ ब्रोच। ब्रोच का कार्य नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से ब्रोच का कार्य पूछा है कि कौन सा नहीं है ना। सो ब्रोच का जो कार्य है
होल थोड़ा बहुत बड़ा होता है, जैसे रीमिंग करते हैं उसी तरह ब्रोचिंग में भी होता है। बहुत माइनर मात्रा में इस मटेरियल को काटा जाता है ना, कीवेज करा जाता है, जॉब को भी फिनिश किया जाता है। ये कट रेसेस जो है ना, कट लगाना, ये काम नहीं किया जाता है ब्रोच से, है ना। ब्रोच के लिए ब्रोचिंग होती है ना। ब्रोच जो होता है एक टूल है और उससे प्रोसेस जो करा जाता है, जैसे फाइल से फाइलिंग, उसी तरह ब्रोच से ब्रोचिंग। वो ये बहुत महीन होता है, फाइलिंग में जैसे होता है थोड़ा ज़्यादा मटेरियल निकालते हैं, ये बहुत ही महीन होता है ना। तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर है, ये चीज़ नहीं किया जा सकता। कट रेसेस जो है, कट लगाना नहीं करा जाता है ना। 69 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वाई द साइज ऑफ बोल्ट होल इज स्लाइटली लार्जर देन द बोल्ट डायमीटर आर फिटेड विथ क्लियरेंस होल इन असेंबली। तो बोल्ट छेद का आकार बोल्ट व्यास से थोड़ा बड़ा क्यों है और एक असेंबली में निकासी छेद के साथ फिट है ना। तो इसमें पूछा है कि जो आपका बोल्ट का डायमीटर है थोड़ा सा बड़ा है और साथ ही थोड़ा क्लियरेंस है उसमें, लेकिन तब भी हम उसमें क्या कर रहे हैं, बोल्ट छेद का आकार बोल्ट व्यास से थोड़ा बड़ा क्यों है उसके बारे में पूछ रहे हैं ना। तो बड़ा देने का जो मेन रीज़न है, जो असेंबली होता है उसमें थोड़ा सा अलाइनमेंट जो है ना, मामूली जो भी मिस अलाइनमेंट होता है उसको समायोजित करने के लिए थोड़ा सा उसमें बड़ा बनाया जाता है ना। तीसरा नंबर जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, टू एडजस्ट स्लाइट मिस अलाइनमेंट इन असेंबली में मामूली मिस अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। तो हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है उसके बारे में पूछा है ना। तो इसका जो मुख्य लाभ है, इसमें जो सॉकेट हेड स्क्रू आप जब इस्तेमाल करते हो तो वो पहली बात वो प्रोजेक्शन नहीं रखता है ना, तो प्रोजेक्शन को अवॉइड करता है वो, और नीचे रहता है उसका जो हेड है ना, वो नीचे रहता है सरफेस से, तो वही चीज़ का फ़ायदेमंद होता है। तो ये आपका चौथा नंबर ऑप्शन है, अवॉइड द प्रोजेक्शन ऑफ स्क्रू हेड एबव द सरफेस। पेंच के सिर को सतह के ऊपर ना होने देना, ये सबसे ज़्यादा इसका एडवांटेज है ना, या लाभ कह सकते हो। 71 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन है इसमें आपका। ओके, तो 75 क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के हैं और 25 क्वेश्चन जो है आपके जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है ना। स्टार्टिंग में जैसे 70-30 का बुलाया था, तो आपको 5 क्वेश्चन जो है और बढ़ गए हैं इसमें। 71 नंबर क्वेश्चन है विच जिग इज यूज फॉर ड्रिलिंग ऑन द ऑन थीन सीट मेटल। थीन सीट मेटल जो होता है उसमें जो ड्रिलिंग जिग इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है जिग, उसके बारे में पूछा है। तो उसमें जो होता है आपका सैंडविच जिग का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो आपका 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पिन इज यूज इन असेंबली टू प्रिवेंट द लूजनिंग ड्यू टू वाइब्रेशन। तो कंपन के कारण होने वाले ढीलेपन को रोकने के लिए विधानसभा में किस प्रकार की पिन का उपयोग किया जाता है ना। तो जो असेंबली होती है, विधानसभा असेंबली के हिसाब से निकाल दिया। असेंबली बेसिकली जोड़ हो गया है ना, जहाँ पे जो जोड़ा जाता है, तो उसमें जो है लूजनिंग के मतलब वाइब्रेशन के कारण लूज होने के लिए उसमें जो पिन इस्तेमाल करा जाता है, तो कौन सा टाइप का पिन होता है उसके बारे में पूछा है ना। तो उसमें जो पिन इस्तेमाल किया जाता है लूजनिंग से बचाने के लिए, आपका जो थ्रेडेड टेपर पिन होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ स्क्रू इज यूज टू सेट कॉलर ऑन शाफ्ट इन द पोजिशन। स्थिति में शाफ्ट पर कॉलर सेट करने के लिए किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है। तो उस जगह पे जो होता है वो आपका ग्रब स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। ये जनरली ऐसे जैसे कोई जॉब बना है ना, तो इसमें इसी में बिल्कुल थोड़ा सा रहेगा जो आपको उसको रोकता है। तो ये स्थिति में शाफ्ट को कॉलर सेट करने के लिए किस स्क्रू का उपयोग किया जाता है, तो उसमें ग्रब स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये तो सेल्फ टेपिंग वहाँ पे किया जाता है जहाँ ड्रिल करना ज़रूरत नहीं होता है, वहाँ पे ड्राइवर स्क्रू जो होता है ठोक के जहाँ पे करना होता है उसमें मशीन स्क्रू जो होता है जिसको मशीन से लगाया जाता है। ये भी सारे फास्टनिंग के ही होते हैं, यूज किए जाते हैं ना। बस ये आपका ग्रब स्क्रू थोड़ा सा स्पेशल है ना, बाकी ये सब भी अपने आप में है। इसमें खुद से सेल्फ ट्रिपिंग स्क्रू जो होता है इसमें खुद में आपका जैसे थ्रेड बनाने के साथ साथ ड्रिल करने का प्रॉपर्टीज होता है। ऐसे फ़ोटो आते हैं इनके और उनका नाम पूछा जाता है, उससे पूछा नहीं जाता है। सेल्फ टैपिंग स्क्रू से क्वेश्चन बनता है, इसके लिए थोड़ा सा मैंने इसको बता दिया। खुद से ये टैप करके खुद से मतलब थ्रेड बना के वो जिस मेटल पे होता है, सॉफ्ट मेटल पे ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें आपको बना के अंदर जाता है। अगले क्वेश्चन में आता है 74 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू इज यूज फॉर फास्टनिंग द सीट मेटल। तो सीट
धातु के बंधन के लिए निम्नलिखित से किस स्क्रू का उपयोग किया जाता है? तो सीट धातु में जो होता है उसमें आपका सेल्फ टेपिंग स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है ना, अभी इससे पहले ही देखा था। तो तीसरा नंबर जो है आपका सही उत्तर है। 75 नंबर क्वेश्चन, ये थ्रेड थ्योरी का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा ना। सो 75 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ नट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट थ्रेडेड एंड फ्रॉम डैमेजिंग, है ना। तो थ्रेडेड एंड को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए किस प्रकार का अखरोट का उपयोग किया जाता है? जैसे आपका ये आप स्टड मान लो, है ना, इसमें आपके थ्रेड बने हुए हैं, अब इसको बचाना है तो इसके लिए कौन सा नट इस्तेमाल करेगा? तो इसमें आपका जो है वो कैप नट इस्तेमाल होता है ना। तीसरा जो है आपका सही उत्तर है। विंग नट जो होता है इजीली खोला लगाया जा सकता है। कैसल नट में क्या होते हैं, इस तरह से आपका बना हुआ होता है और इसमें आपका जो होता है स्लॉट कटा हुआ रहता है ना। स्क्वायर नट तो आपको स्क्वायर में मिलेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 76 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन जो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से आपका कितना आएगा? 135 गुने 247 करोगे तो ये बहुत आसान है, नॉर्मल आप गुना भी कर सकते हो। तो 135 गुने 247 करते हैं तो इससे गुना करेंगे तो ये आएगा 33,345, है ना। पहला जो है आपका सही उत्तर है। 77 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 600। मतलब 30% हो जाएगा आपका 3/10 गुना 600 प्लस 70% 7/10 गुना 400। वैल्यू पूछा है तो इधर से इधर काट दो, 6 18 180 प्लस 7 चौका 28, 2 3 400 460। दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। 78 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 966/x इज इक्वल्स टू 193.2, है ना। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इधर से ही काट देते हैं, ये 5 बार में कट जाएगा, है ना, 5 बार में कट जाएगा, सॉरी, हाँ ये 5 बार में ही कट जाएगा, क्योंकि देखो एक बार में जैसे देते हैं तो 500 हो जाएगा और 93 से करते हैं तो 9 पचे 45, 3 पचे 15 और 2 पचे 10, 16 हो गया, है ना। 450 प्लस 16, 5 4 9, 966, 5 बार में हो जाएगा, है ना। तीसरा जो है ये राइट आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 378 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 0.7। तो 378 डिवाइडेड बाई 7 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.7, तो ये 0 चला जाएगा, ये आपका 49 हो गया, है ना। 50 के करीब मान लेते हैं, 80 73, 7, 535, 350 में 7 का 43, फिर से 7, 77 इसमें आ रहा है चौथे नंबर में, है ना। चौथा जो है आपका ये राइट आंसर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। तो 80 नंबर क्वेश्चन है, रूट निकालने का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1521 और प्लस में 31 है। 1521 जो होता है आपका 40 का जो स्क्वायर होता है 1521 होता है ना, प्लस 31 आपका 60 हो जाएगा। दूसरा जो है ये सही उत्तर है। 81 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 550 प्लस 45% ऑफ 450। 15% जो होता है 3/20 होता है ना, 3/20 गुने 550 प्लस 45 मतलब 9/20 गुने 440, इसको भी काट देते हैं 22 से,
9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198 है ना। इसको कर देते हैं 1.5, 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 7 82, 82.5। तो ये आपका 280.5 हो गया। पहला में जो है ये आपका राइट आंसर है। दोनों को जोड़ोगे तो आपका 280.5 आएगा ना। 82 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज साफी इनकम इफ स्पेंड 60%, 60% खर्च कर दिया, सैलरी ऑफ हिज फैमिली 15%, चिल्ड्रन के लिए तो 15%, टोटल खर्चा उसका है 90% है ना। रिमेनिंग अमाउंट 6000, 10% बराबर ले रखा है उसने 6000, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 600 आ जाएगा। 90 का निकाल दो, 90 मल्टीप्लाई 600, तो ये आपका 54,000 आ जाएगा। और 6,000 जो है बच रहा है, तो 60,000 टोटल इनकम हो जाएगा उसका। कुल तनख्वाह पूछ रखा है ना। दूसरा जो है आपका राइट आंसर है। 83 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका सिंपल कैलकुलेशन करना है। 3m + 5n - 5n - 6n, तो 3m हो गया, ये + 5n हो गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा, -5m, और ये माइनस, और ब्रैकेट का मतलब गुना है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है ना 6n। सो m को एक साइड कर दो, n को एक साइड कर दो, तो -2m + 11n। तीसरा में दे रखा है ना -2m + 11n। तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। 84 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ट्वाइस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये आपका एक रेक्टेंगल बना दो, इसमें ब्रेथ दिया हुआ है 7 और इसका 2 गुना है, लेंथ जो है वो 2x है ना, 2l है, मतलब ये आपका 14 हो जाएगा। 2 भी हो जाएगा ना, लेंथ जो है इसका 2 भी हो जाएगा, 14। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो 14 गुना 7, लेंथ गुना ब्रेथ होता है ना, 98 हो जाएगा। तीसरा जो है ये आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मच 8 टर्नर अर्न। 8 टर्नर कितना कमाएगा। 6 टर्नर जो है 300 रुपये कमाता है। एक टर्नर का जो होता है 300/6, ये 50 हो गया। इससे 8 का निकाल दो, 400 आ जाएगा है ना। तीसरा जो है ये आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल 6 सिमिलर पंप टेक टू फिल दिस टैंक इफ 3 पंप टेक 27 मिनट है ना, फिल अप टैंक। 3 जो पंप है वो 27 मिनट लेता है किसी चीज़ को भरने में है ना, उसी को 6 पंप कितना समय लेगा, इसी को भरना है ना। तो ये आधा कर देगा ना, ये आधा ऑप्शन में ही नहीं है ना। 12:30, 13:30, 14:30, 13.5 मिनट आएगा, ऑप्शन में ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका आपका सही उत्तर नहीं आया ना। 87 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x मल्टीप्लाई है 4x - 2y + 5। 4 दिया 12x² हो जाएगा, -6xy हो जाएगा, और प्लस में 15x हो जाएगा है ना। सब 12x², इसमें है -6xy, इसी में है +15x। तो ये आपका दूसरा ही आपका सही उत्तर है। अगले आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट वुड ईच पर्सन गेट इफ अमाउंट ऑफ 61,020 रुपया है डिस्ट्रीब्यूटेड 45%, मतलब 45 लोगों को 61,020 रुपया दिया है और 1 पर्सन में कितना मिलेगा। तो 61,020 रुपया को डिवाइड करोगे आप 45 से, 9 पचे 45, इसको कर दो 12 पचे 60, 2 पचे 10 और 4 पचे 20, हाँ 12,204। 9 से काट दो इसको, 9 का 9, 3 बच गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 हो गया 50, 9 पचे 45, 9 छक 54, 1,356 रुपया एक एक आदमी को जाएगा। तो तीसरे में दे रखा है, ये आपका सही उत्तर है। 89 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी kg ऑफ टी पाउडर विल रिक्वायर्ड 30 डेज। 30 दिन में कितना ज़रूरत पड़ेगा टी पाउडर का। सोप रिक्वायर्ड 45 kg टी पाउडर पर 15 दिन में उसका 45 kg लगता है, तो 30 दिन में कितना। तो टाइम ये
डबल हो गया है ना। 15 दिन से 30 दिन का, 15 दिन में आपका 45 kg खपत हो रहा है, तो 30 दिन में कितना होगा, 90 kg हो जाएगा, है ना। चौथा जो है ये आपका सही उत्तर है। 90 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, हाउ मच डिड ही सेल मोटर बाइक इफ सतीश बाउट मोटर बाइक 45,000 में और उसको सोल्ड कर दिया उसको 15% लॉस्ट में, है ना। तो 45,400 का आप 15% निकाल दो, है ना। 15% मीन्स 3/20, ये काट दिया, इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2270 गुना 3, 22 तिया 76, 7 तिया 21, 77, 78, 300, 7 तिया 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूना 6, गलत हो गया, सही है 6810 रुपये, है ना। इसको माइनस कर दो, 0, 9 में 1 गया 8, ये 14 है ना, 13 रह गया, 13 में 8 गया 5, ये हो गया आपका 14 में 6 हो गया 8 और ये 3, 38,580 रुपये आ गया, 38,590। 10 में होगा ना तो ये आपका 9 होगा, 38,590 रुपये आएगा। चौथा जो है आपका सही उत्तर है। 91 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज विल टेकन टू असेंबल 48 मशीन इफ मैकेनिक असेंबल 8 मशीन इन 2 days। 2 दिन में 8 बना रहा है, बनाना कितना है उसको, 48 बनाना है। इसका कितना गुना है, 6 गुना है, इसका भी 6 गुना कर दो, 12 हो जाएगा, है ना। दूसरा जो है ये आपका सही उत्तर है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर 961। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 961। अब इसको रूट में ले लो, 961, ये जो होता है आपका 31 का होता है ना, 3 तिया 900, 30 का 900, 931 का आपका 361, 961 होता है। तो दूसरा जो है आपका राइट आंसर है। साइड जो है आपका 31 आएगा, भुजा। 93 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इफ अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 248 एंड ब्रेथ दे रखा है 50, है ना। तो रेक्टेंगल का लेंथ पूछ रखा है, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, 2 × L + B इज इक्वल्स टू 248 है, 2 हो गया, L हमारा पता नहीं है, प्लस B हमारा 50 है, इज इक्वल्स टू 248। इसको काट दो, 124 आ जाएगा, L + 50 इज इक्वल्स टू, ये माइनस कर दो, इसमें 50 20 70 74 हो जाएगा। तीसरा जो है आपका राइट आंसर है ना। आप इधर करोगे 124 - 50, तो L इज इक्वल्स टू आ जाएगा 74। थर्ड है राइट आंसर है। 94 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर द सम ऑफ 6,000 अमाउंट टू Rs 6,960 एट द रेट ऑफ 8% एनम। सिंपल इंटरेस्ट करना है इसमें, है ना। अमाउंट हमारा आ रहा है इतना, है ना, तो SI जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लिख देता हूँ SI का, PRT/100, है ना। SI हमारा दोनों में घटाओ कितना आएगा, 960 आएगा। P हमारा दे रखा है 6,000, R का हमें पता है 8%, टाइम का हमको नहीं पता है ना, डिवाइडेड बाय 1000, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य, 6 से ये चला जाएगा 160 से, है ना, 16 छक्का 96, 8 से ये भी चला जाएगा, 20 8 160, सॉरी ये जो है ना 1000 नहीं होगा, 100 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है ना। आपका 960 इज इक्वल्स टू 6,000 गुना 8 गुना T/100 आ जाएगा। तो ये 2 शून्य में 2 शून्य कटेगा, इससे 1 शून्य काट देते हैं, ये आपका 16 आ जाएगा, और 8 से काटेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा ना। 2 ईयर जो है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो है ये राइट आंसर है। अगला 95 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टर्म 300 सिंपल इंटरेस्ट 2.5 साल 10% पर एनम है। किसी मूलधन का 2.5 वर्ष में 10% वार्षिक दर से ब्याज क्या होगा।
यदि हम लेते हैं 1200 रुपये, है ना, प्रिंसिपल पूछ रखा है ना, 300 रुपये आना चाहिए ब्याज, है ना, तो 300 हो गया इधर बराबर पी हमारा पता नहीं है तो पी निकालना है। पी आर हमारा दे रखा है 10 और टाइम जो है 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा ना, गुना 100। ये 10 बार में चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 बारी 4 आ गया, 3 चौका 1200 हो जाएगा। तीसरा जो है ये राइट आंसर है। 96 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच डायरेक्शन मिस्टर बस फेसिंग नाउ इट वॉक 10 मिनट टूवर्ड ईस्ट, है ना, टूक ए राइट टर्न 15 मिनट वॉक 15 मीटर एंड अगेन इट टूक राइट टर्न एंड वॉक 25 मीटर। तो पहले वो क्या करता है, पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है, देन दाएँ मुड़ता है, फिर 15 मीटर चलता है और फिर वो 25 मीटर चलता है, दाएँ मुड़ता है। अब उसकी दिशा क्या है, यहाँ से, लेकिन वो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, अब इधर जा रहा है, तो यहाँ से अब पश्चिम की ओर जा रहा है, तो पश्चिम हो जाएगा ना। चौथा जो है ये आपका सही उत्तर है, क्योंकि यही पूछा है अब उसकी दिशा क्या है, प्रेजेंट में क्या दिशा है, तो प्रेजेंट में ये अब इधर जा रहा है, तो पश्चिम की ओर, है ना। चौथा जो है ये आपका राइट आंसर है। 97 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड टू गेट प्रॉफिट 10% इफ ए प्लॉट सोल्ड 19,600 लॉस ऑफ 10%। ऑप्शन में ही नहीं है ना, आपका 10% का दे रखा 23,000 समथिंग आता है, जो ये आपका ऑप्शन में ही नहीं है। इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 75A माइनस 20A। 75A और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 20A, तो ये आपका 95 हो जाएगा, है ना, 95A। दूसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। 99 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15 मीटर क्यूब N4 N⁴ डिवाइड करना है 5 mm से, 15 m³ N4/5 mn। तो इसमें 2, इसमें 3 रह जाएगा बस, और ये 3 हो जाएगा। 3⁻², m⁻², n⁻3। तो पहला जो है यही राइट आंसर है। अगला है आपका 100 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इफ 13y² + 9², 9 इज इक्वल टू दे रखा है 1062, है ना। तो हम इसको करते हैं कैलकुलेशन। 13y² + 9 इज इक्वल टू 1062। ये माइनस कर देते हैं इसमें, तो आपका कितना आएगा, 953 आ जाएगा ना, 1053। इसको डिवाइड कर देते हैं 13 से, 13 8 74 से 13, मतलब y² = 81 आ गया। अब रूट अंडर करोगे इसको 81 को, y = ये आपका 9 आ जाएगा ना। दूसरा जो है ये आपका राइट आंसर है। इसका आपको PDF चाहिए होगा, तो PDF जो है आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है, जो यूट्यूब के प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लिंक में कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को क्वालिटी कैसा है वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।